तो इस वीडियो में हम बेसिक मॉडलिंग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पॉली मॉडलिंग का एक टैब है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आप यहाँ से भी क्लिक करके बना सकते हो और आप यहाँ पर इस मेन्यू में आकर पॉलीगन पैरामीटर्स और यहाँ से भी सेम चीज़ बना सकते हो। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक स्फेयर बन गया है। तो अब एक स्फेयर को अगर जूम करना हो तो आप ऑल्ट का बटन क्लिक करें और राइट माउस बटन को क्लिक करें और आप इस तरह जूम इन या जूम आउट जो है वो कर सकते हो। अगेन अगर आपने इसको रोटेट वगैरह या कोई और एंगल देखना हो तो आप ऑल्ट का बटन क्लिक करके साथ में लेफ्ट माउस का बटन क्लिक करें। तो ये आपके पास इस तरह डिफरेंट एंगल से आप देख सकते हो। और अगर आप मिडल माउस का बटन क्लिक करते हैं ऑल्ट के साथ तो आप इस तरह पैनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जूम इन जूम आउट के लिए हम नॉर्मल जो कर्सर का बटन है हम वो भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास जो माउस का आइकन नज़र आ रहा है उसमें लेफ़्ट या अप एरो भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो जो बटन मैं क्लिक करता हूँ वो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में नज़र आएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका एक एग बनाना है, एग का शेप देना है। तो यहाँ पर थोड़े से एजेस जो हैं वो शार्प है, तो मैं इस स्फेयर को मज़ीद स्मूथ बना सकता हूँ इसमें मज़ीद पॉलीगन्स ऐड करके। पॉलीगन्स इन अ सेंस कि जब आप फोटोशॉप या कोई इमेज देखते हैं तो उसमें जब ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, इस तरह अब अगर किसी मॉडल में आपके पास बहुत ज़्यादा पॉलीगन्स होते हैं, ये जो एक एक फेस आपको दिख रहा है इसको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा पॉलीगन्स हैं तो आपका मॉडल भी स्मूथ होगा। लेकिन अभी के लिए तो हम पॉलीगन्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन द फ्यूचर हम पॉलीगन्स को बड़े तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉलीगन्स होते हैं आपका मॉडल तो स्मूथ होता है लेकिन आपका प्रोजेक्ट भी काफ़ी हैवी हो जाता है। तो ये बड़ा सोच समझ कर यूज़ करना होता है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा एक मॉडल है तो हम इसमें ज़्यादा पॉलीगन्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्फेयर पे क्लिक करूँगा, मैं पॉलीस्फेयर पे आऊँगा और यहाँ पर ये देखिए इसके पास सेगमेंट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं 20 से 50 कर दूँ और फिर ये जो हाइट वाले हैं इनको भी मैं 20 से 50 कर दूँ, तो ये बिल्कुल हमारे पास एक डेंस सा स्फेयर बन गया है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि हमने इसका एक एग शेप बनाना है। तो एग शेप बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सही वाला तरीका है हम वही सीख लेते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसको एडिटेबल मोड में लाना होगा। तो मैं जाऊँगा राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर है वर्टिसेस, एजेस, फेसेस और ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, तो मैं जाऊँगा वर्टिसेस पे। तो ये देखिए हमारे पास ये वर्टिसेस सेलेक्ट है और हमारे पास ये डिफरेंट जो पिंक कलर के हमें या पर्पल कलर के जो हमें नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास सारे वर्टिसेस हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे जो टॉप वाला वर्टेक्स है हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और ये इस तरह येलो कलर में नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं मैनुअली इसको मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये उस तरह नहीं जा रहा जिस तरह मुझे ये चाहिए, इसलिए मुझे सिलेक्शन जो है वो सॉफ्ट सिलेक्शन करनी होगी। तो मैं उसके लिए बी का बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो हमारे पास सॉफ्ट सिलेक्शन का टूल एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको यूज़ करने का तरीका ये है, जैसे अभी इसने इतना तक एरिया जो है ये जो आपको दिख रहा है पर्पल कलर में, इतना एरिया इसने सेलेक्ट किया है और ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये इसने सेलेक्ट नहीं किया। तो आप इसकी सिलेक्शन को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो आपने कैसे करना है, आपने बी का बटन प्रेस करना है और साथ में अपने माउस के बटन को प्रेस करके ऐसे ड्रैग करना है। तो ये देखिए नीचे तक सिलेक्शन हो रही है और अगर आप माउस को दूसरी तरफ ड्रैग करते हैं तो वो सिलेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो हम करते ये हैं कि हम थोड़ा सा एक एंगल बना लेते हैं अपने लिए। ठीक है, और अब मैं बी का बटन प्रेस करके और इस तरह सिलेक्शन कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट मैं आई थिंक यहाँ पर करने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर यहाँ तक सिलेक्शन की, जस्ट एरिया सेलेक्ट किया, बाकी कंट्रोल हमने इस एक ही वर्टेक्स से ही करना है जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमारे पास मूव टूल ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसका शॉर्टकट की जो है वो डब्ल्यू है, ई जो है वो रोटेशन के लिए है और आर जो है वो स्केलिंग के लिए है। तो मैं डब्ल्यू का बटन प्रेस करूँगा तो हम सिलेक्शन टूल पे
मूव टूल पे आ जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। और अब जो पहले वाला एक ही वर्टेक्स हमने सेलेक्ट किया था उसको हम मूव करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको ऐसे ऊपर करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल एक नॉर्मल एग की शेप बन गई। अब चूंकि हमारी एडिटिंग हो गई है, अब हमने वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल एक स्मूथ टाइप का एक एग जो है वो बन गया है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने अगेन इस पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा इस ग्रिड से ऊपर करना है ताकि ये बिल्कुल फ्लोर के ऊपर रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग बन गया। अब हम इसके लिए एक छोटा सा फ्लोर बनाते हैं, तो मैं अगेन यहाँ पर जाऊँगा, पॉलीगन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास एक फ्लोर बन गया है। अब मैं आर का बटन प्रेस करूँगा तो हमारे पास इसका जो स्केल वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो जाएगा और मैं इस सेंटर में क्लिक करके इसको ऐसे स्केल कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे स्केल करने के बाद हम इसमें एडिटिंग भी करेंगे, इसकी वॉल्स भी बनाएंगे, लेकिन साथ साथ में मुझे टूल्स भी सिखाने हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ें हम थोड़ी सी रिपीट भी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक वॉल बनाना है, तो मुझे इसकी कॉपी लेनी है क्योंकि मुझे इस जितना ही वॉल चाहिए। तो मैं क्यू का बटन प्रेस करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट डी का अगर आप बटन प्रेस करते हो, शिफ्ट डी, तो आपके पास इसका डुप्लीकेट बनता है। और मुझे कहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास एक आउटलाइनर है ना, जिस तरह अगर आपने देखा होगा कि फोटोशॉप में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इस तरह यहाँ पर भी आप यहाँ पर जो भी बनाओगे उसकी लेयर्स बनती जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट डी का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए प्लेन 2 मेरे पास बन गया है। मैं ई का बटन प्रेस करता हूँ और इसको ऐसे रोटेट करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ -90, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब मैं डब्ल्यू का बटन प्रेस करता हूँ या यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है। और फिर अगेन इस फ्लोर को सेलेक्ट करें, शिफ्ट डी पे क्लिक करें तो एक और प्लेन बन जाएगा। फिर ई का बटन प्रेस करें और इसको ऐसे रोटेट करें और ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको मैं 90 डिग्री कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। इट्स ओके अगर ये आपको ब्लैक दिख रहा है तो इसका रीज़न कुछ और है, आपका जो एक्चुअल मॉडल है वो ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। एनी हाउ ये हमारे पास हो गया है। अब मैं यहाँ पर ये 2-3 मेन्यूज़ है, ये भी मैंने सिखानी है इसी ट्यूटोरियल के अंदर, जस्ट हमने एग और फ्लोर नहीं बनाना। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ यूज़ करना हो तो हम क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये जो वॉल्स हैं ये अलग-अलग हैं और ये फ्लोर भी अलग है, तो अगर मुझे इनको इकट्ठे करना हो या कंबाइन करना हो तो मैं इसको क्लिक करूँगा, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करूँगा, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। और फिर मैं जाऊँगा मेश और यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर ये जो कंबाइन का ऑप्शन है मैं इस पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने कंबाइन पे क्लिक किया तो अब देखिए आपके पास पूरा फ्लोर और उसकी सारी वॉल्स जो हैं वो इकट्ठे हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर हमने इसको वापस अलग-अलग करना हो तो मैं अगेन जाऊँगा यहाँ पर मेश पे और यहाँ पर मैं जाऊँगा सेपरेट पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देखें कि आपके पास ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया और फ्लोर भी हमारे पास अलग हो गया है। यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है जो कि हमने बाद में काफ़ी यूज़ करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको शो कराना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए आपके पास ये कट्स से बने हुए हैं जो कि पॉलीगन्स है हमारे पास, ये देखिए 1 2 3 4 इस तरह ये सारे पॉलीगन्स हैं। तो अगर इन पॉलीगन्स को मज़ीद बढ़ाना हो या इसको स्मूथ करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक करते हैं, मेश पे आते हैं और यहाँ पर है स्मूथ। तो जब आप स्मूथ पे क्लिक करते हो तो ये देखिए उसने वो पॉलीगन्स बढ़ा दिए, जिस तरह हमने स्फेयर के साथ किया था सेम वही वाला काम आप यहाँ पर भी स्मूथ से कर सकते हो। यहाँ पर ये डिविजन्स का ऑप्शन है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, तो ये देखिए वो आपके पास मज़ीद भी डेंस हो रहा है। तो ये वाला टूल हमने बाद में काफ़ी यूज़ करना है, तो फ़िलहाल मुझे ये यहाँ पर नहीं यूज़ करना, इसलिए मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। और जो वॉल्स मैंने बनाई है ये वॉल्स भी मैंने इस तरह नहीं बनानी, इसका तरीका मैंने डिफरेंट रखना है, तो इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब हम एक और तरीके से इसके प्रॉपर वॉल्स बना लेते हैं। तो वॉल्स को बनाने का नेक्स्ट तरीका ये है, हमने पूरा एक सेट बनाना है, तो उसका डिफरेंट और अच्छा तरीका ये है कि आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पर आओ एडिट मेश में और यहाँ पर है एक्सट्रूड। तो हम इस मर्तबा ये वाला ऑप्शन जो है ये चूज़ करेंगे।
तो अगेन हमने एडिटेबल मोड में जाना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, एजेस पे जाऊँगा और हमारे पास अभी तक वो सॉफ्ट सिलेक्शन वाला टूल ऑन है, तो हम बी का बटन प्रेस कर लेते हैं ताकि वो ऑफ हो जाए। हमने यहाँ पर क्लिक करना है, फिर शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करना है, तो ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है। और फिर मैंने क्या करना है कि यहाँ पर एक सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर डबल क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये इसका ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इनको एक्सट्रूड करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर एडिट मेश में और यहाँ पर है हमारे पास एक्सट्रूड का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करो। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा एक बॉक्स नज़र आ जाएगा जिसमें आप इस सेटिंग्स को कर सकते हो या इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो या आप यहाँ से इन एरो से भी कर सकते हो। अब ये वो नॉर्मल वाले एरोज या एक्सेस नहीं है जो हम नॉर्मली मूव टूल में यूज़ करते हैं, ये एक्सट्रूड के एक्सेस हैं, तो ये इनका आइकन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और ऐसे ड्रैग करूँगा। तो ये हमारे पास हमने वॉल्स जो हैं उनको एक्सट्रूड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर लूप्स बन गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ तो ये देखिए ये पूरा एक लूप सेलेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक पूरा लूप सेलेक्ट हो रहा है। अब हमने करना ये है कि यहाँ पर नीचे अगर आप देखो तो ये ग्रिड सा बना हुआ है, मतलब यहाँ पर ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, इस तरह कट्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम वॉल्स की तरफ देखें तो उनमें कोई लूप नहीं बना हुआ, उनमें कोई पॉलीगन्स नहीं है, बस सिंपल एक एक की ही पॉलीगन है क्योंकि हमने इसको एक्सट्रूड किया था, इसको स्ट्रेच किया था, तो हम वो पॉलीगन्स भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब अगर मुझे इसमें और लूप्स बनाने हो तो उसके लिए हम एज लूप का टूल यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जाऊँगा यहाँ पर मैश टूल में और यहाँ पर है हमारे पास एक ऑप्शन इंसर्ट एज लूप टूल। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करो और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और एक क्लिक करूँ तो ये देखिए पूरा एक कट लग गया पूरी लूप में। अगर मैं यहाँ पर आऊँ एक और क्लिक करूँ, यहाँ पर आऊँ एक और क्लिक करूँ, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह की लूप्स जो है वो बन रहे हैं। इस तरह की लूप्स तो बन रहे हैं लेकिन इनकी बीच में फासला जो है वो मैं मैनुअली ही कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि इनके बीच में फासला सेम ही है या नहीं है। तो एज लूप टूल को इस्तेमाल करने का तरीका एक और भी है जो कि इससे बेटर है। तो मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ और मैं वापस आता हूँ यहाँ पर एज लूप टूल में और यहाँ पर देखिए हर एक जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जो भी टूल्स होते हैं, उनके सामने एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है। इसके अंदर इस वाले टूल के मज़ीद और भी सेटिंग्स होते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। तो हमें कट्स तो चाहिए लेकिन एक साथ सारे चाहिए ताकि उनके बीच में जो फासला है वो सेम ही रहे। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर मल्टीपल एज लूप टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर नंबर ऑफ़ लूप्स वो मुझसे पूछ रहा है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल 4 कर देता हूँ और इस टूल को मैं बंद कर देता हूँ। और अब अगर आऊँ मैं और यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखें बिल्कुल इवनली फासले के बीच में हमारे पास वो कट्स जो हैं वो लग गए हैं। तो इस तरह आप अपने किसी भी मॉडल में अपने अगर आपने कट्स लगाने हैं, उसमें पॉलीगन्स ज़्यादा करने हैं और लूपेबल करने हैं और सेम ही करने हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उनके बीच में स्पेसिंग वगैरह सेम ही हो, तो फिर आप एज लूप का मल्टीपल ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके इस तरह के कट्स लगा सकते हैं। अब अगर हम राइट क्लिक करके वापस ऑब्जेक्ट मोड में आए तो ये देखिए हमारे पास हमारा जो जो वॉल्स हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब अगर आपने इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ाना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा दिया और अगर आपको लगता है कि स्केल बहुत बढ़ गया है और मुझे कुछ चीज़ें डिलीट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं वापस जाता हूँ फेसेस पे, मैं ये फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके ये पूरा लूप, फिर ये फेस, फिर डबल क्लिक करके ये पूरा लूप और जस्ट डिलीट का बटन क्लिक करें। तो इस तरह आपका जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो भी डिलीट हो गया है। अब हम जाते हैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में और ये हमारे पास एक मज़ेदार सा सेट जो है वो बन गया है। अब हम इस एक का भी एक कॉपी ले लेते हैं। तो मैं शिफ्ट डी के साथ प्रेस कर लेता हूँ, फिर डब्ल्यू का बटन प्रेस कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह की कॉपी बन गई। इस वाले को हम थोड़ा सा इस तरह रोटेट कर लेते हैं और इस वाले को हम थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक बड़ा मज़ेदार सा एक
सेट भी बन गया है और एक मज़ेदार सा नाइस सा सीन जो है वो हमारे पास बन गया है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद पीछे लेकर जाता हूँ और इस वाले को थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास एक मज़ेदार सा सीन जो है वो बन गया है। अब अगर आपने कुछ और टूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं मॉडलिंग के लिए अगर वो देखने हो तो मैं जाता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये जो एज है ये काफ़ी शार्प है, तो अगर इसको आपने स्मूथ करना हो तो आपने वापस एज मोड में जाना है। मतलब आप एडिटेबल मोड में आ गए और यहाँ पर हमारे पास एजेस हैं, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, फिर शिफ्ट के साथ यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरा लूप मेरे पास सेलेक्ट हो गया है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर एडिट मेश में और हमारे पास यहाँ पर एक और टूल है जिसको हम बेवल बोलते हैं, तो मैं बेवल पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं बेवल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, बिल्कुल वो कट सा हमें नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप फ्रिक्शन से इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इतना रख देता हूँ और यहाँ पर हम इसमें सेगमेंट्स भी डाल सकते हैं, मतलब मज़ीद पॉलीगन्स डाल सकते हैं इसको मज़ीद स्मूथ करने के लिए। जैसे ये यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ पर एक कट है और फिर यहाँ पर आ रहा है, तो आप इसके सेगमेंट्स अगर बना दें तो ये देखिए बिल्कुल एक स्मूथ सा हमारे पास एक फ्लोर बन रहा है। तो इस तरह आप अपना बेवल टूल जो है वो यूज़ कर सकते हो। और अब चलते हैं दूसरे टूल की तरफ। तो दूसरा टूल अगर हमने सीखना हो तो मैं जाता हूँ यहाँ पर फेसेस पे। फॉर एग्जांपल मैं ये फेस प्लस शिफ्ट के साथ ये, फिर ये और फिर शिफ्ट के साथ ये पूरा लूप मैंने सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट किया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पॉलीगन्स नहीं और आपने इनको कनेक्ट करना हो वापस, तो उसका क्या तरीका है, तो आपने करना ये है कि आपने राइट क्लिक करके एज मोड में जाना है, शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करो, फिर शिफ्ट के साथ ये क्लिक करो और डबल क्लिक करो, अगेन नीचे वाले पे भी शिफ्ट के साथ ये क्लिक करो, यहाँ पर डबल क्लिक, फिर शिफ्ट के साथ ये और यहाँ तक डबल क्लिक। तो ये आपके पास दोनों लूप्स जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। और अब हमारे पास यहाँ पर एक और टूल है जिसको हम ब्रिज बोलते हैं। तो अगर आप ब्रिज पे क्लिक करो तो ये देखिए आपके पास वो पूरा जो पैनल आपने डिलीट किया था वो वापस आ गया है। एक और टूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पर अगर हम एडिट मेश में आते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास मर्ज और मर्ज टू सेंटर, ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक कर लेता हूँ वर्टिसेस और फॉर एग्जांपल एक वर्टिसेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी हो, ठीक है। चलो ये वाला भी सेलेक्ट कर लेते हैं और हम आते हैं एडिट मेश में और यहाँ पर है मर्ज टू सेंटर। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो सारे वर्टिसेस को जो है यहाँ पर इकट्ठे मर्ज कर देता है। तो मैं अभी के लिए कंट्रोल Z कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन सबको ट्राई कर सकते हो। वैसे हम फ्यूचर में इन सारे टूल्स को यूज़ करेंगे किसी न किसी मॉडलिंग के प्रोसेस में, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज मैं वो सिखा रहा हूँ। एक और इम्पोर्टेंट टूल जो कि यहाँ पर है मेश टूल में और उसको बोलते हैं अपेंड टू पॉलीगन। तो हम इसको भी ट्राई करते हैं कि ये क्या काम करता है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर फेसेस में और फॉर एग्जांपल मैं एक फेस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक फेस मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक फेस मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ होल्स बन गए हैं और अगर इनको आपने दोबारा भरना हो, इनको ठीक करना हो तो हम अपेंड टूल से कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होगा कि हम जाएंगे यहाँ पर मैश टूल्स में, अपेंड टू पॉलीगन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने एक एज पे क्लिक करना है और फिर दूसरे पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास ये देखिए ये होल भर गया है, ठीक है। और फिर इसको कंफर्म करने के लिए आपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए आपके सामने इस तरह फिल हो गया है। अगेन हम इस वाले पे भी करते हैं। अब अगर माया में आपने रिपीटेशन में कोई टूल यूज़ करना हो, जैसे अपेंड टूल अब हमने दोबारा यूज़ करना है, तो आप G का बटन प्रेस करें तो सेम वही वाला टूल दोबारा आ जाता है। तो मैं इस एच पे क्लिक करूँगा, फिर इस एच पे क्लिक करूँगा, फिर एंटर का बटन प्रेस करूँगा। अगेन अब इस पे आना है तो अगेन अपेंड टूल, तो फिर आप G का बटन प्रेस करें, जो प्रीवियस टूल होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं जाऊँगा इस पे क्लिक करूँगा,
फिर इस पे क्लिक करूँगा, फिर एंटर का बटन प्रेस करूँगा। तो इस तरह अपेंड टूल जो है वो आप इस तरह के होल्स को बंद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और टूल जो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो है मैश टूल में, और यहाँ पर है हमारे पास मल्टी कट टूल। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं जाता हूँ एज मोड में और मैं जाऊँगा यहाँ पर मैश टूल्स में, और यहाँ पर है मल्टी कट। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाना हो या किसी अपने तरीके से इसमें कुछ होल्स बनाने हो या कुछ भी करना हो, तो आप इस टूल से भी कट्स जो हैं वो बना सकते हो या एक्स्ट्रा पॉलीगन्स जो है वो ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। आप इवन सेंटर में भी आ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉर्नर्स पे ही जाओगे। आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन जो आपने सोचा हुआ है वो आप बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप मल्टी कट भी लगा सकते हो। इसको कंफर्म करने के लिए अगेन आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। तो आपके पास ये देखिए मल्टी जो एरिया है वो बन गया है, एक नया शेप उसमें बन गया है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और राइट क्लिक करके मैं कोई एक फेस डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए अब ये ट्रायंगल की शेप में कट गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, तो इस तरह आप अपना कोई भी डिज़ाइन जो है वो इसमें बना सकते हो मल्टी कट के थ्रू। तो अब इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और एक और टूल देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टारगेट वेल्ड, जो कि यहाँ है हमारे पास। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वर्टिसेस में जाता हूँ और मैं जाऊँगा यहाँ पर और टारगेट वेल्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये क्या करता है कि ये वर्टिसेस को वेल्ड कर देता है, एक दूसरे के अंदर मर्ज कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और ऐसे ड्रैग करके इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और दोबारा वैसे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने उस पॉइंट के थ्रू ड्रैग करना है या उसकी तरफ ड्रैग करना है। इस तरह मैं अगर यहाँ से यहाँ करूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इस तरह भी आप एक नया पैटर्न, एक नया शेप टारगेट वेल्ड टूल के थ्रू बना सकते हो। तो चलिए अब इन सबको कंट्रोल Z कर लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद कुछ और सीख लेते हैं। तो हमने अभी तक यहाँ पर इतना काम कर लिया है और अब टाइम है इसको सेव करने का। तो हम जाते हैं यहाँ पर फाइल, सेव सीन एज, और मैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ माया बेसिक। अगर आपने कुछ और ऐड करना है, कुछ और नाम देना है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको माया बेसिक का नाम दिया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए और आप लोगों को भी मैं ये बताऊँगा कि आप लोग भी ऐसा ही करो तो तब आपके लिए ईज़ी होगा। तो मैं चाहता हूँ इस फ़ोल्डर को यहाँ पर भी ड्रैग कर सकता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे ये फ़ोल्डर ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े, मैं सीधा यहाँ पर ही क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने इसको नाम देना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर माया बेसिक, ठीक है, और अंडरस्कोर एग्स इस तरह भी दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, और इसको मैं सेव एस कर लूँगा। तो अब हम एक और मेन्यू के बारे में जान लेते हैं जिसको हम आउटलाइनर बोलते हैं। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन नहीं है तो आपने आना है विंडोज़ और यहाँ पर क्लिक करना है आउटलाइनर, ठीक है। तो जब आप आउटलाइनर पे क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। आउटलाइनर क्या है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत फोटोशॉप पे एक्सपीरियंस हो तो ये बिल्कुल लेयर्स हैं, उसमें भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो, इसमें भी आप ग्रुप कर सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो और चीज़ों को यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये वाला एक्स सेलेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बैकग्राउंड है, तो मैं अगर बैकग्राउंड पे जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हमें नज़र आ रही है, तो हमने अभी इसको भी देखना है, लेकिन ये हमारे पास बैकग्राउंड भी है, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि आप इनको अनग्रुप भी कर सकते हो, ग्रुप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला स्फेयर है और हमारे पास ये वाला स्फेयर है, तो अगर इसको आपने ग्रुप करना हो तो आप कंट्रोल G का बटन प्रेस करो तो ये हमारे पास एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसको आपने रीनेम करना हो, फॉर एग्जांपल मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स अंडरस्कोर मॉडल, के लिए मैं MDL लिखता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक्स मॉडल, ठीक है, या एक्स ग्रुप, जो भी आपकी मर्ज़ी है। आप इसको ओपन करो तो ये आपके सामने इस तरह आ जाते हैं, ठीक है।
अगर आप इनकी लेयरिंग को चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला स्फेयर है तो आप इसको ऊपर लेकर आना चाहते हो, तो आप मिडल माउस बटन क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करके ऊपर भी लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया। फॉर एग्जांपल इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। और अगेन आप इन लेयर्स को रीनेम भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ एग अंडरस्कोर बी, और ये वाला जो है ये हमारे पास एग अंडरस्कोर ए। अंडरस्कोर मेरी आदत है, मैं देता हूँ। माया में वैसे भी हमने ये यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर आपने गेमिंग की दुनिया में काम करना है तो फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉपर नेमिंग देनी होती है, और अंडरस्कोर का मोस्टली यूज़ करना होता है क्योंकि ये प्रोग्रामर्स के लिए ईजी होता है। इस तरह हमारे पास बैकग्राउंड है, तो मैं इसको बैकग्राउंड या सेट जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो, तो मैं इसको सेट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। हम इनकी लेयर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम अगर आपको नज़र आ रही हो, मैंने अभी तक कोई ग्रुपिंग नहीं की। ठीक है, सिवाय इन एक्स के, और उसको भी मैं वापस निकाल रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा ग्रुप्स भी बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये ग्रुप कहाँ से आए हैं? तो फ़िलहाल तो हमारे पास सीन बहुत छोटा है, तो हम इसमें से अनग्रुप भी कर सकते हैं, इनको डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा है, हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन ये आते कैसे हैं? तो आप जब भी काम करते हो या आपके पास अगर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो फिर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा ग्रुप है जो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही बनी है, और हमें ये नहीं चाहिए। अब ये आई कहाँ से है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो जब मैं देखिए ये सेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें हमने जितनी भी इनपुट्स की हैं, ये देखिए लास्ट टाइम हमने पॉली अपेंड और डिलीट कंपोनेंट और ब्रिज और वो सारी चीज़ें यूज़ की थी। तो जब इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हो, तो माया जो है वो अपनी एक हिस्ट्री बनाता रहता है, और समटाइम्स उनको ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह अगर मैं इस एग पे क्लिक करूँ, तो देखिए इनमें कुछ भी नहीं है। जैसे ये सेट पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें चूँकि हमने बहुत ज़्यादा काम किया था, तो उसकी एक हिस्ट्री बन गई है। तो हमें ये फ़ज़ूल के ग्रुप्स नहीं चाहिए, ये हमारे काम की भी नहीं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक हिस्ट्री बनती है। तो आपने माया में एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने हिस्ट्री बार-बार डिलीट करनी होती है। तो मैं इसको कैसे डिलीट करूँ? तो मैं जाऊँगा यहाँ पर एडिट, डिलीट बाय टाइप, और यहाँ पर है हिस्ट्री, और इसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो अगर आप इसको क्लिक करो, तो ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब आप देख लो कि वो आपके पास जो एक्स्ट्रा ग्रुप थे, जो हमने बनाए भी नहीं थे, वो सारे ग्रुप्स जो है वो हमारे पास डिलीट हो गए हैं। अब हम इसको बंद कर देते हैं, और हमारे पास जो एग बी है, हम इसको भी इस ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। और जो सेट है, तो वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम बाहर की तरफ रख देते हैं। तो मिडल माउस बटन अगर आप क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे, तो ये उस ग्रुप से बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने अपनी हिस्ट्री जो है वो याद रखनी है कि थोड़ी देर बाद काम करने के बाद, या जब आप काम कंप्लीट कर लो, तो आपने ये हिस्ट्री लाजमी डिलीट करनी है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके पास प्रोजेक्ट को ऐसी ही कॉम्प्लेक्स बना रही है, वो आपके पास डिलीट हो जाए। तो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब एक और ऑप्शन हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सेट पे क्लिक कर लेता हूँ। ये तो हमारे पास बिल्कुल ओके थी, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और मैं आऊँ यहाँ पर चैनल बॉक्स में या लेयर एडिटर में, तो ये देखें हमारे पास इसकी जो पोजीशन रोटेशन है वो सारी ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो वो 1.51 है। अगर आपको याद हो, हमने ये वाली जो वॉल थी ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच की थी, मैनुअली हमने इसको एक्सट्रूड किया था और खींचा था, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। तो अगर आपने सारी वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट ही रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये भी 1 हो, तो अगर मैं ऐसे 1 करूँगा, तो ये तो फिर ख़राब होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल ज़ी कर लेते हैं, और इसको हम 1 कैसे करें कि ये भी ख़राब ना हो और बाय डिफ़ॉल्ट में हमारे साथ सारी जो सेटिंग्स हैं वो आ जाए। तो उसका तरीका ये है कि आपने आना है यहाँ पर मॉडिफ़ाई में, और यहाँ पर है फ्रीज़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, तो ये देखिए वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यूज़ इस पे अप्लाई थी वो वापस आ गई है। तो अब अगर आप इसको स्केल बढ़ाओगे तो ये मज़ीद बढ़ेगा, स्केल कम करोगे तो ये कम होगा। तो इस तरह आपने अपनी वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। अगर आपको समटाइम्स इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से और आप यहाँ पर आकर मॉडिफ़ाई से फ्रीज़ कर सकते हो।
तो हमने यहाँ तक अपने मॉडल को पहुँचा दिया है और अब हम जाते हैं इसकी थोड़ी सी लाइटिंग करते हैं। तो लाइटिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं माया में, लेकिन जो हम रेंडर इंजन यूज़ कर रहे हैं उसका नाम ऑर्नल्ड है, तो हम ऑर्नल्ड की लाइटिंग करेंगे और उसकी ही थ्रू हम सारी चीज़ें जो हैं वो आगे इस प्रोजेक्ट में करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पर ऑर्नल्ड के बटन पे और इस पे मैं क्लिक करूँगा, ये ऑर्नल्ड का टैब है। और अगर आप रेंडर सेटिंग में आते हो तो यहाँ पर भी ये देखिए ऑर्नल्ड रेंडरर है। आपके पास बहुत सारे रेंडर्स होते हैं, जैसे वीरे हो गया, ऑर्नल्ड हो गया, ऑक्टेन हो गया, हमारे पास कोरोना एक रेंडरर है। हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, जैसे ब्लेंडर में हमारे पास साइकिल्स हैं, तो साइकिल्स भी ब्लेंडर का अपना नहीं है लेकिन बिल्टन उसमें आता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि वो उनका अपना है, लेकिन वो भी एक थर्ड पार्टी रेंडर है जिसको आप माया में 3D स्टूडियो मैक्स में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह ऑर्नल्ड भी ये एक्चुअली ऑटोडेस्क का ही रेंडरर है, तो इसको आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हो और माया में ये बिल्टन आता है, खुद ही इसमें इंस्टॉल हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है? तो हमने किस टाइप का लाइट यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमने डोम लाइट यूज़ करनी है। तो मैं इस डोम लाइट पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास देखिए एक और ऑब्जेक्ट जो है वो इस प्रोजेक्ट में आ गया है और यहाँ पर हमारे पास आउटलाइन में भी वो नज़र आ रहा है। तो इसमें हमने अब लाइटिंग कैसे करनी है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और फिर मैं आऊँगा यहाँ पर एट्रीब्यूट एडिटर में। एट्रीब्यूट एडिटर में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे और उसके एट्रीब्यूट एडिटर में आओगे, तो एक तो नॉर्मल उसकी स्केलिंग, रोटेशन और मूवमेंट होती है और एक उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर। जिस तरह इस डोम लाइट के अंदर अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए आपको एट्रीब्यूट एडिटर में आना पड़ेगा। ठीक है? अब हमने इमेज लाइटिंग यूज़ करनी है, तो इमेज लाइटिंग को हम शॉर्टकट में HDRIs भी बोलते हैं, ठीक है? और HDRIs आपको, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी HDRIs जो है वो फ्री में मिल जाती हैं। तो मैंने ऑलरेडी HDRI डाउनलोड की है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर इसके कलर पैनल में और इस यहाँ पर ये जो बटन बना हुआ है मैं इस पे क्लिक करूँगा और फिर मेरे सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। तो इसमें मैंने फ़ाइल को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फ़ाइल को क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो आ जाएगी और यहाँ पर इमेज नेम और यहाँ पर एक ब्राउज़ का बटन भी बन जाता है। तो हमने अपना जो HDRI जो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो मैं जाऊँगा इस फ़ोल्डर के आइकन पे क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे और ये मेरे पास वो इमेज है जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, ठीक है? इसको .exr HDRIs भी बोलते हैं। ये XR फॉर्मेट में होते हैं। XR फॉर्मेट में ये खूबी होती है कि इसका फ़ाइल साइज़ तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें सारे चैनल्स अवेलेबल होते हैं। अगर इस इमेज में आपने चेंजेस करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इस सूरज की रोशनी को बढ़ाना हो, स्काई का कलर चेंज करना हो, यहाँ पर कुछ चेंजेस करनी हो, तो अगर आपके पास फ़ाइल .exr फॉर्मेट में है तो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर इसको ओपन करूँगा, तो ये देखिए हमारे पास हमारी जो HDRI थी वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ गई है और आप इस तरह देख भी सकते हो। लेकिन हमारे मॉडल पर ये क्या असर कर रहा है, तो वो तो हमें रेंडर के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब हम इसका रेंडर फॉर्मेट भी देख लेते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या-क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इसको रेंडर कैसे करना है, मतलब रेंडर प्रीव्यू कैसे वो करना है। अभी तो हम फाइनल रेंडर नहीं कर रहे, हमने जस्ट प्रीव्यू देखना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, ऑर्नल्ड रेंडर व्यू, आप इस पे क्लिक करो तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुल जाती है। मैं ऑलरेडी रेंडर कर चुका था तो ये वो वाला फ़ाइल मुझे शो कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर ब्लैक ही होगा, कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। आपने यहाँ पर प्ले का बटन प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप प्ले का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास रेंडर हो रहा है और इस तरह हमारी लाइटिंग जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है। आप इसके साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस विंडो को मैं थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ इस जो हमारे पास स्काई डोम लाइट है, आप इसको क्लिक करो। इसको आप मेन लाइट का नाम भी दे सकते हो, रिनेम भी कर सकते हो। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और हमारे पास ये रोटेशन का जो टूल है वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं इसको रोटेट करूँ ऐसे करके, तो आप देख रहे हो कि वो लाइट यहाँ पर अपडेट हो रही है क्योंकि सूरज घूम रहा है, तो इसलिए हमारे पास
हमारे जो शेडोज़ हैं वो भी घूम रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ, तो ये देखिए अब बिल्कुल सूरज इस सीन के बिल्कुल सामने है। आप यहाँ से शैडो से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस साइड से सूरज है। अगर आपने इमेज में देखा होगा तो एक छोटा-सा सूरज था, तो वो अब इस साइड पे है। तो इस तरह आप इसको घुमाकर इसके शैडोज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको लगा सकते हो। तो इस तरह आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो और अपना कोई भी, अगर आपको ये वाली लाइट पसंद नहीं है, मतलब इस सीन की लाइटिंग आपको पसंद नहीं है, तो आप कोई और HDRI भी यूज़ कर सकते हो। तो HDRIs डाउनलोड कहाँ से करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, जो कि है पॉली हेवन के नाम से। आप इस वेबसाइट पे आएँ और यहाँ पर जब आप नीचे आएँगे तो ये आपके पास HDRIs हैं, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आपके पास फ्री HDRIs जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट करो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप डाउनलोड का बटन क्लिक करो, तो आपके पास वो HDRI डाउनलोड हो जाएगी और आप बड़े ईज़िली अपने प्रोजेक्ट्स में इनको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इस सूरज की रोशनी को बढ़ाना हो, इस पूरे एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा ज़्यादा ब्राइट करना हो, तो आप अगेन एट्रीब्यूट एडिटर में ही है, आपने यहाँ पर आना है और एक्सपोज़र वैल्यू बढ़ानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं 2 कर दूँ, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, बिल्कुल व्हाइट वॉश हो गया है। तो ये आपके कंट्रोल में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 1 कर दूँ, तो ये थोड़ा-सा कम लाइट हो गई है। तो इन वैल्यू से आप इनको डील कर सकते हो और अपना सीन जो है उसमें लाइट ऐड कर सकते हो। तो ये तो थी हमारे पास डोम लाइटिंग या HDRI लाइटिंग या इमेज लाइटिंग भी समटाइम्स इसको बोलते हैं। तो इस तरह आप अपनी HDRI लाइटिंग कर सकते हो। हमें अब एक कैमरा चाहिए जिसके थ्रू हम अपना फ्रेम बना सकें, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव व्यू है और हम इसको तो रेंडर नहीं कर सकते, हमने कैमरे के थ्रू ही रेंडर करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, अब यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है कि ब्लेंडर में आप कैमरा के बगैर रेंडर नहीं कर सकते, लेकिन बाकी तमाम 3D सॉफ्टवेयर में अगर आपने कैमरा नहीं लगाया तो आप सेम फ्रेम भी रेंडर कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्रिएट कैमरास और एक कैमरा को मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारे पास सेंटर में एक कैमरा बन गया है। तो इस कैमरे को मैं ऐसे निकाल लेता हूँ यहाँ से और थोड़ा-सा यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसकी रोटेशन जो है वो मैं ठीक कर लेता हूँ, तो इसकी रोटेशन को मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है? और फिर इस कैमरे को मैं इस फ्लोर से थोड़ा-सा ऊपर कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास हमारा कैमरा लग गया है। अब अगर आपने इस कैमरे के थ्रू देखना हो कि इस कैमरे में क्या नज़र आ रहा है, तो उसके लिए आपने करना ये है कि अगर आपने कैमरे को रीनेम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं मेन अंडरस्कोर कैम का नाम दे देता हूँ और मैं जाऊँगा यहाँ पर पैनल्स और यहाँ पे है पर्सपेक्टिव और मैं यहाँ पर मेन कैम पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास कैमरे की व्यू में ये नज़र आ रहा है। ठीक है? अब हम एक और काम कर सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि जब हम रेंडर करेंगे तो इसका कितना रीजन रेंडर होगा। तो उसको जानने के लिए हम हमारे पास यहाँ पर एक बटन है रिज़ॉल्यूशन गेट, आप इस पे क्लिक करो। तो ये देखिए ये जो व्हाइट लाइन बनी है या ये जो फ्रेम बना है, इट मीन्स कि इस फ्रेम के अंदर जो चीज़ें होंगी वो रेंडर होंगी, इससे बाहर जो चीज़ें होंगी वो रेंडर नहीं होंगी। ठीक है? दूसरी बात ये है कि इसकी जो रिज़ॉल्यूशन क्वालिटी है वो 560 बाई 540 है, जो कि ऑलमोस्ट HD वर्जन में आता है। तो अगर आपने HD में रेंडर करना है तो आपने आना है यहाँ पर सेटिंग्स में और आपने आना है सबसे नीचे और यहाँ पर ये देखिए इमेज साइज़, तो आप इसको क्लिक करो और यहाँ पर आओ, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो हमने 1080p में ही रेंडर करना है, तो मैं 1080p पे क्लिक करूँगा। तो अब जो आप रेंडर करोगे तो उसका स्केल साइज़ होगा फ्रेम साइज़ 1920 बाई 1080, जो कि फुल HD में आता है। ठीक है? तो ये हमारे पास प्रॉपर एक फ्रेम लग गया है। अब अगर मैं इन चीज़ों को मूव करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे मूव करूँ और इसको ऐसे मूव करूँ, तो समहाउ हम इसमें तो मूव कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल सा ही फ्रेम है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको कैमरे की व्यू से निकल कर ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस वक़्त मैं कैमरे की व्यू में हूँ, अगर मैं वापस पर्सपेक्टिव मोड में जाता हूँ, तो अब हमारे पास ये पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर अगर मैं मूवमेंट करता हूँ तो ठीक है, मेरी मूवमेंट तो हो रही है, मैं चीज़ों को ठीक भी कर सकता हूँ, लेकिन कैमरे में कैसे नज़र आएँगी वो मुझे नहीं पता। ठीक है? तो यहाँ पर हमें ऐसी सॉल्यूशन चाहिए
कि मुझे पर्सपेक्टिव व्यू भी नज़र आए और साथ में कैमरा व्यू भी नज़र आए। तो उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले तो कैमरा व्यू में जाना है, तो मैं जाऊँगा कैमरा व्यू में, ठीक है? और फिर मैंने क्या करना है कि वापस पैनल में आना है और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है टेयर ऑफ कॉपी, तो आप इस पे क्लिक करो, तो आपके सामने एक न्यू विंडो खुल जाती है जिसमें हमारे पास कैमरा व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा-सा छोटा करके इस साइड पे लेकर आता हूँ और हमारे पास जो नॉर्मल व्यू है हम उसमें जाते हैं और इसको हम पर्सपेक्टिव कर देते हैं। तो अब देखिए हमारे पास कैमरा व्यू भी नज़र आ रहा है और हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू भी नज़र आ रहा है। तो अब हम बड़े आराम से इसमें चेंजेस कर सकेंगे और यहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें नज़र भी आएँगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पर, इस एग को सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा-सा ऐसे करीब कर लेता हूँ। ठीक है? इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, इस वाले को सेलेक्ट करके मैं इसको भी थोड़ा-सा करीब। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है कि इसको मैं जस्ट यहाँ पर लेकर आना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके एक्सिस इसको नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो अगेन हमने इसके एक्सिस वर्ड से ऑब्जेक्ट पे किए थे, तो अगेन मैं जाऊँगा यहाँ पर हैमर मेन्यू में और ऑब्जेक्ट से मैं वापस वर्ड पे आ जाऊँगा, तो हमारे पास वो एक्सेस इसकी ठीक हो गए। तो अब मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो ये देखें, हम बड़े आराम से यहाँ से अपनी चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसका व्यू भी हम कैमरा व्यू में देख सकते हैं इस विंडो में। इस कैमरे को भी आप मूव कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको मैं आगे-पीछे करता हूँ ऐसे, तो हम यहाँ से अपना कैमरा और एंगल दोनों चीज़ें जो है वो सेट कर सकते हैं। तो अब हमें इस विंडो की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और अगर मैं रेंडर करूँ और इसको प्ले करूँ, तो अब हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू रेंडर हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो कैमरा चाहिए। तो आप यहाँ पर आएँ और इसको मेन कैमरा पे क्लिक करें, तो आपके पास मेन कैमरे का व्यू जो है वो आ जाता है। अब टाइम है कि हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा सेव करें, तो मैं जाता हूँ सेव सीन पे क्लिक करूँगा। तो अब हमने क्या करना है कि इस पे थोड़ी-सी मटीरियलिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास स्लो कंप्यूटर है, तो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर आओ, व्यू में, टेस्ट रेज़ोल्यूशन में आओ और बजाय इसके कि आप इसकी क्वालिटी 100% रखो, आप इसकी क्वालिटी कम भी कर सकते हो, ठीक है? आप 50 रखो, 25 रखो, 10% रखो, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे। आप ये भी कर सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग में बहुत ज़्यादा काम है, या पूरी सीन में से आपने छोटा-सा एक रीजन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पर और सिर्फ़ इस एग को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं जो भी अपडेट करूँगा वो यहाँ पर अपडेट होंगी, बाकी चीज़ों पर अपडेट नहीं होंगी। तो आप इस तरह डिफरेंट रीजन्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो अच्छा, इसके आप स्क्रीनशॉट्स भी लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि मैं जो-जो चेंजेस करूँ मैं साथ-साथ में वो चेंजेस भी देखूँ, तो आप इस तरह इस पे क्लिक करो, इस बटन पे, तो आपके पास स्क्रीनशॉट भी सेव हो रहे हैं, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, हमारे पास एक बॉल सा बना हुआ है, इसको हाइपर शेड बोलते हैं और यहाँ से हम मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, इसको साइड पे कर लेते हैं और मैं जाऊँगा यहाँ पर हाइपर शेड में, इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी विंडो खुल जाती है। तो मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें हमारा सीन भी नज़र आए और हमारे पास हमारे यहाँ पर रेंडर व्यू भी नज़र आए। तो चूँकि हम ऑर्नल्ड में काम कर रहे हैं, तो हमने सारे मटेरियल्स और सारे टेक्सचर ऑर्नल्ड के ही थ्रू देने हैं। तो मैं ऑर्नल्ड के मेन्यू पे आता हूँ और यहाँ पर चूँकि हमने टेक्सचर अप्लाई करना है, जिसको हम शेडर्स बोलते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग पे मैंने कोई टेक्सचर अप्लाई करना है, तो मैं शेडर्स पे आऊँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस एग को सेलेक्ट करूँगा, फिर शेडर्स पे आऊँगा और जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका शेडर होता है उसको बोलते हैं एआई स्टैंडर्ड सरफेस। तो आप इस पे क्लिक करो। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ। ये वाली विंडो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलो फ़िलहाल मैं इसको ही थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमने फ्यूचर में ये सारे सीखने हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं
मैंने अब इस एग के ऊपर इसको अप्लाई करना है, तो मैं इस एग को सेलेक्ट करूँगा, इस हाइपर शेड पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर है असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन, मतलब व्यू पोर्ट में अंदर जो भी मैंने चीज़ सेलेक्ट की हुई है ये सिर्फ उस पर अप्लाई हो, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए इस एग का कलर देखिए और इसका देखें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट किया, तो आप इस एग को देखें और फिर जब हमने मटेरियल अप्लाई किया तो अब देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह हम अपने शेड्स को यूज़ करके इस विंडो को यूज़ करके और इस रेंडरर व्यू में जितनी टूल्स हैं उनको यूज़ करके हम अपने रेंडर्स में जितनी भी अपडेट्स करेंगे वो हमारे पास बारी बारी नज़र आएंगे। अब हम आते हैं और इस विंडो को थोड़ा सा मज़ीद गौर से देख लेते हैं कि इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड मटेरियल था जो हमने अप्लाई किया, तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और हम इसकी सेटिंग्स में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे जो पहले है हम इसको रीनेम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको रीनेम कर दूँ एग को शेल्स, जो भी आपने नाम देना है, ठीक है। तो ये मैंने इसको नाम दिया। फॉर एग्जांपल इसका कलर जो है वो मैंने चेंज करना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर कलर्स में और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ अगर पुट कर दूँ, जैसे इसको मैं 37 कर दूँ, इस वाले को मैं 0.150 कर दूँ और इस वाले को मैं 0.895 कर दूँ। ये वैल्यूज़ मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वो वैल्यूज़ दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसको मैं एंटर करूँगा, तो ये देखिए उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये मटेरियल हमारे पास अप्लाई हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन ये लाइट हमारी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो मैं अपनी लाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, या इस आउटलाइनर से आप सेलेक्ट करो और इसकी जो एक्सपोजर वैल्यू है ना, इसको फ़िलहाल हम 0 कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर नज़र आए। ये देखिए पहले इस तरह था और फिर हमने इस पे जो टेक्सचर अप्लाई किया उसका कलर चेंज कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये कलर्स हमने चेंज कर दिए। आप इसको मज़ीद थोड़ा सा येलो कर सकते हैं जस्ट आपको शो करने के लिए। ये देखिए बिल्कुल येलोइश सा हो गया है। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं और वो अपडेट्स हमारे पास यहाँ पर आ रही है। अगेन जब ये रेंडर हो जाता है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब आप देखो कि हमारे पास क्या अपडेट्स आ रही है। मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया और फिर हमने इसका कलर चेंज कर दिया तो ये अब ऐसे हो गया है। तो कलर चेंज करने के बाद हम इसकी जो रिफ्लेक्शन है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, तो इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अगेन आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इस विंडो में आपने नीचे आना है स्पेकुलर में और यहाँ पर ये देखिए रफनेस लिखा हुआ है, तो अगर ये वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो कम होगी। याद रखिए जितनी रफनेस ज़्यादा होगी उतनी रिफ्लेक्शन कम होगी। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं 500 कर दूँ, तो ये देखें आपके पास उसकी जो शाइन थी वो ख़त्म हो गई। तो अगर मैं इसके एक और इमेज लूँ तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये शाइनी है, लेकिन यहाँ पर उससे वो रिफ्लेक्शन जो है वो ख़त्म हो गई है। इस तरह आप इसमें बम्प मैप भी डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं आऊँगा यहाँ पर ज्योमेट्री पे और यहाँ पर हमारे पास है बम्प। तो आप अगर इस पर क्लिक करो और इसके फाइल पे क्लिक करो तो आपके सामने एक और जो ब्राउज़ का ऑप्शन है वो आ जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ और नोड्स भी बन गए हैं। इस विंडो को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये देखें हमारे पास बम्प मैप के अलग से लेयर्स आ गए हैं और वो एंड में नॉर्मल कैमरा या नॉर्मल मैप के साथ कनेक्ट है। तो हमने बम्प मैप भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं अगेन इस बम्प पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और हमारे पास ब्राउज़ का ऑप्शन आएगा। फिर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और हमारे पास एक सिंपल सा इमेज है जो कि प्रॉपर बम्प मैप नहीं है, लेकिन जस्ट आपको सिखाने की खातिर मैंने ये एक इमेज डाउनलोड किया है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने ओपन किया और मैंने रेंडर किया तो ये देखें जब ऑटोमेटिकली वो रेंडर हो जाता तो ये वो बम्प मैप है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा तो नहीं होता, इसको हमने कम भी करना है, लेकिन हमने करना क्या है कि मैं इसका एक इमेज ले लेता हूँ। ये जो इमेजेस मैं ले रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी लो, ये जस्ट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ कि हम कैसे कैसे इनको अपडेट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो इस बम को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से आप इसकी ये जो पैटर्न है इसको आप बढ़ा भी सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं
3/3 कर दूँ और फिर मैं प्ले के बटन पे क्लिक करूँ, तो ये देखें हमारे पास ये इस तरह बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ से नहीं करना तो आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ बम्प वाले नोट पे, और यहाँ पर ये बम्प की जो डेप्थ है इसको मैं चेंज करूँ, तो फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ 0.2 या 5 या जो भी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको दो और इसको यहाँ पर चेक करो। तो अब देखें, अब हमारे पास जो बम्प है वो काफ़ी मज़ेदार बन गया है। मैं इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और अब आप देखिए कि हमारे पास ये बम था और अब हमने उसको इस तरह कन्वर्ट कर दिया। अभी भी अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप आ जाएँ और 0.2 की जगह 0.05 कर दें और फिर प्ले का बटन क्लिक करें। अगर यहाँ से समटाइम्स ऐसे होता है कि प्ले का बटन काम नहीं करता, तो आप इस वाले बटन को क्लिक करें तो वो आपके पास रेंडरिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। समटाइम्स ये भी डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर स्लो है तो इसको प्रॉपरली इसको बार बार रिपीट नहीं कर सकता, तो आप इस विंडो को बंद करें और दोबारा इस वाले बटन पे क्लिक करें और फिर प्ले का बटन क्लिक करें, तो आपके पास फाइनल रेंडर उसकी शुरू हो जाएगी। तो अब देखें, अब हमारे पास जो हमारा टेक्सचर है वो और भी मज़ीद थोड़ा सा अच्छा हो गया है। इसको प्रॉपर रेंडर होने दे। अगर आपको ये और भी ज़्यादा लग रहा है और इसको मज़ीद कम करना है तो इस वैल्यू को आपने और भी कम करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर वापस और इसको मैं कर देता हूँ 2/2, और मैं यहाँ पर आता हूँ और इसका जो बम्प वैल्यू है इसको मैं अगेन 0.2 कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक 0.2 में हमारे पास ये बड़ा अच्छा दिख रहा था। तो मैं अगर दोबारा प्ले करूँ और ये अभी भी मुझे ज़्यादा लग रहा है तो इसको मैं 0.02 कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। ये थोड़ा सा बार बार चेक करना पड़ता है। अगेन मैं प्ले कर लेता हूँ और थोड़ा सा अपने इमेज को रेंडर होने दें। तो उसके बाद उसकी थोड़ी सी असल वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ये मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से और मैं आता हूँ इस वैल्यू को मैं कर देता हूँ 0.01, ठीक है। इस तरह आपने इस वैल्यू को कम करते जाना है जब तक आपके पास आपकी पसंद का रिज़ल्ट नहीं आता। तो अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ, और चूँकि ये वैल्यूज़ बार बार चेंज करने से ये हमारा ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी लेंथी ही है। हाँ, तो ये वैल्यूज़ आपने बार बार चेंज करनी है। एनी हाउ, ऑलमोस्ट हमारे पास बड़ी अच्छी पिक्चर आई है। अब हम इसका भी एक फ़ोटो रख लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, और अब हमारे पास थोड़ा सा मज़ीद जो हमारा बम्प था वो उसके अंदर मर्ज हो गया है। हमारे पास ऑलरेडी इसकी जो टेक्सचरिंग है वो हो गई है। अगर मैं इसके करीब जाता हूँ तो ये देखिए, आप थोड़ा सा इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसको मज़ीद थोड़ा सा प्यारा बनाने के लिए हम इसमें सब सरफेस कैटरिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं आऊँगा सब सरफेस पे। इसका जो कलर है ना, ये थोड़ा सा ग्लोई सा हो जाता है। बहुत हल्का सा इफ़ेक्ट होता है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो। इसका मैं एक इमेज भी ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास इसका इमेज सेव हो गया है, और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं सब सरफेस पे और इसमें थोड़ी सी मैं चेंजेस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो वेट है इसको मैं कर देता हूँ 0.2, ठीक है। और हमारे पास जो कलर है, मैं इस विंडो को थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आता हूँ, और जो हमारे पास कलर है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ 20, और इसको मैं कर देता हूँ 700, और इसको कर देता हूँ 0.500, ठीक है। अगेन इस तरह की जब भी वैल्यूज़ आएंगी मेरे ट्यूटोरियल्स में, तो ऑलरेडी मैंने उस पर वर्किंग की होती है, तो मैं टू द पॉइंट नंबर्स उसमें दे सकता हूँ। वैसे आप कोई भी नंबर्स इसमें देख सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो और यहाँ पर उसकी चेंजेस देख सकते हो, ठीक है। अगेन हम रेडियस पे जाते हैं, तो रेडियस का जो ये वाला पोर्शन है इसको हम चेंज कर देते हैं। तो इसको मैं 0.800 कर देता हूँ, और हमारे पास जो स्केल है इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, तो इसको 0.300 कर लेता हूँ। और एनोस्ट्रोपी ये भी सब सर्विस कैटरिंग में काफ़ी हेल्प देती है, तो इसको भी मैं 500 कर देता हूँ, 0.500, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और हमारे पास देखिए, समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि हमारे पास रेंडर चल रही होती है,
तो ये जो दो मेन्यूज़ होते हैं ये अक्सर डिसेबल होते हैं क्योंकि हमारे पास ये रेंडर चल रहा होता है। तो ये समटाइम्स होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये बटन एक्टिव होता है, आप रेंडरिंग के दौरान भी इसको स्टॉप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, इस विंडो को बंद कर दो। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करता है, लेकिन समटाइम्स ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और अगेन प्ले के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब आप एग का कलर देखिए, थोड़ा सा उसमें वो रेडिश सा टोन भी आ गया है और थोड़ा सा ग्लोई सा, क्योंकि वो लाइट पड़ रही है उसमें, तो थोड़ा सा ग्लोई सा इफेक्ट भी उसके ऊपर आ गया है। तो अब अगर इस फ्रेम को मैं सेव करूँ और इसको फिलहाल मैं स्टॉप कर देता हूँ, तो अब आप देखिए कि पहले वाला ऐसे था, देखें, और अब अगर मैं क्लिक करूँ तो अब ये ऐसे है। तो थोड़ा सा वो ऑरेंज सा, थोड़ा सा ग्लोई सा टोन उसमें आ गया है। तो इस तरह हमारे पास जो इसकी टेक्सचरिंग थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और अब हमने सेम मटेरियल इस एग पे भी अप्लाई करना है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर और ये जो मेरे पास दूसरा एग है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर है असाइन टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं दोबारा चेक करूँ यहाँ पर, तो हमारे पास इस एग पे भी ये अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला बटन भी आप क्लिक करके वो रेंडर कर सकते हो। आ, मेरे पास ये प्रॉब्लम कभी कभार आ जाती है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है, तो मे बी इसमें कोई बग वगैरह या जो भी हो, लेकिन हमारे पास ये देखें दोनों एक्स के जो कलर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो ये हमारे पास एक्स के टेक्सचर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास ग्राउंड का नंबर है, तो इसका हमने बड़ा सिंपल सा टेक्सचर देना है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं डालनी। तो आप इसी विंडो में एक और टेक्सचर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज होते हो कि आपने इसी विंडो में नहीं ऐड करना, तो आप एक और विंडो भी बना सकते हो। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स और मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल साफ सुथरा एक और जो एरिया है वो ओपन हो जाते हैं और इसको नाम मैं दे देता हूँ ग्राउंड या सेट या जो भी आप नाम इसको देना चाहते हो। तो अगेन मैं ऑर्नल में आता हूँ, ऑर्नल में शेडर्स और यहाँ पर है AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। और यहाँ पर आए और इसमें हमने चेंजेस कोई नहीं करनी, हमने बस ग्राउंड को सेलेक्ट कर देना है, इस पर राइट क्लिक करके असाइन टेक्सचर टू मटेरियल और इसको आपने प्ले करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इस ये जो फ्लोर है हमारे पास इसमें शाइन काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इतना शाइन मुझे नहीं चाहिए, तो इसको अगर आपने थोड़ा सा रफनेस ऐड करनी है तो आप यहाँ पर आओ और स्पेकुलैरिटी में आओ और यहाँ पर जो रफनेस है इसको 0.200 से मैं 0.500 कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा मज़ीद रफ हो जाते हैं और शाइन थोड़ी सी कम हो जाती है। अब आप ये भी कर सकते हो कि हमारे पास टेक्सचरिंग हो गई, हमारे पास लाइटिंग पहले से लगी हुई थी, तो अब अगर आप लाइट को थोड़ा सा चेंज करो अपनी मर्जी के मुताबिक, अब जो एंगल आपको ठीक लगता है आप उसी एंगल में अपनी लाइट को रखो। तो फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इस एंगल में इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा शेडोज़ वगैरह हो, ताकि जो मेरे एग्स जो सामने पड़े हुए हैं ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखे। अब अगर आपको याद हो कि हमने स्टार्ट में इन एग्स में काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स डाले थे, जिसकी वजह से ये स्मूथ दिख रहे थे, तो अगर मैं अब इस विंडो को बंद कर दूँ, तो यहाँ पर अगर आपको याद हो जब हम स्टार्ट में ये एक स्फेयर बनाया था, तो हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स डाले थे। तो अगर आपने वहाँ पर सेगमेंट्स नहीं डाले और आपने ऐसे ही कम सेगमेंट्स में इसको बनाया हो, तो फिर यहाँ पर आपको थोड़े से एजी एजी से चीज़ें नज़र आएंगी, इसके एजेस ऐसे रफ से नज़र आएंगे, ठीक है। तो उसका फिर तरीका ये होता है कि आपने कीबोर्ड से 3 का बटन क्लिक करना है। तो जब आप 3 का बटन क्लिक करोगे तो ये और स्मूथ हो जाता है। अगर आप 1 का बटन प्रेस करोगे तो ये थोड़ा सा एजी हो जाता है। इस वक्त इसलिए आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको स्मूथ बनाया हुआ है ज़्यादा सेगमेंट्स डाल के। तो चूंकि उस टाइम मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि सेगमेंट्स कैसे डालते हैं, इसलिए मैंने वहीं से बढ़ाए थे।
लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप उस टाइम सेगमेंट्स ना बढ़ाएं, इनको ऐसे एजी ही रहने दें। और जब आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके जब 3 का बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, जैसे अभी है। तो आपने देख लिया कि हमने कैसे अपनी लाइटिंग ऐड कर दी, हमने अपना मॉडल्स जो हैं वो कैसे बनाए, उनके ऊपर टेक्सचर किस तरह अप्लाई किए। और फिर अगर आप देखें, हमने स्टार्ट में ये बनाया था, फिर हमने थोड़ा थोड़ा अपडेट करके अपनी सीन को मज़ीद पॉलिश कर दिया। तो इस तरह हमने ये पूरा सीन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा इजी रखने के लिए मैंने इस तरह की एक सेट बनाई और उसमें ये एग्स ऐड की और रेंडर वगैरह सारी चीज़ें हमने कर दी। मैं अब मज़ीद इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन एग्स का जो टेक्सचर है ये चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं ये सेट थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अब वो कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस सीन को मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब उस पे काम करते हैं। तो मुझे एक तो ये वॉल्स नहीं चाहिए, ये वाला फ्लोर नहीं चाहिए, और मैंने HDRI भी चेंज करनी है, और मेरे उसके ऊपर ये जो टेक्सचर हमने अप्लाई किया है ये भी चेंज करना है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि अब हम इसको मज़ीद कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पर और पॉलीगन मोड में, और यहाँ पर ले लेता हूँ एक और प्लेन, और इस प्लेन को मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ। आपकी मर्ज़ी है ग्रिड जितना रखना है या थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना है, डिपेंड करता है। ठीक है। और अब जो है ना, ये वाला जो हमारे पास सेट है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो इसको हाइड करने का तरीका ये है कि मैं कंट्रोल H का बटन क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास हाइड हो जाएगा। अगर आपने वापस अनहाइड करना है तो आप इस पर क्लिक करें, और शिफ्ट H का बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो अगेन मैं कंट्रोल H का बटन क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। तो हाइड करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं एक न्यू प्लेन बनाऊँगा, क्योंकि मुझे एक ग्रास बनानी है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक प्लेन बन गया है, और इस प्लेन को मैं क्या करूँगा कि इसको मैं रोटेट करूँगा ऐसे करके, और यहाँ से भी आप आ सकते हैं, इसको -90 या 90 डिग्री एंगल पे कर दें। ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने F का की क्लिक किया तो मैं इस पर फोकस हो गया हूँ। और अब मैंने क्या करना है कि मुझे इसके सेगमेंट्स कम करने हैं। तो मैं जाऊँगा इस पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर आऊँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पर, और इसको कम करते करते मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कर दूँ, 2 कर दूँ। 2 आई थिंक काफ़ी है। ठीक है। और इसका जो वेट है ये भी मैंने कम करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, या तो यहाँ से वेट कम करो या यहाँ पर आओ, इस वाले आइकन पे क्लिक करो और इसको सिंपली ऐसे कर दो। ठीक है। ये करने के बाद जो इसके हाइट के सेगमेंट्स हैं उनको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 6 कर दिए, और अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं थोड़ा सा शेप दूंगा। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, वर्टिसीज में जाऊँगा, और अब मैं क्या करूँगा कि इन पे क्लिक करके इन वर्टिसेस के साथ थोड़ा सा काम करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये नीचे वाली वर्टिसेस को क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। और अगर आप फ्रंट मोड में चले जाएं या किसी और व्यू में चले जाएं ताकि वहाँ पर आपको बेहतर व्यू मिल सके, तो मैं आता हूँ इस व्यू में, और मैं इनको हल्का हल्का ऐसे कम कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने ऐसे किया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आकर इनको मज़ीद थोड़ा सा कम कर दे। रैंडम सी शेप बनानी है, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल मेरे ही शेप को फॉलो करें। बहुत रैंडम सी कोई शेप बनानी है तो इनको मैं कोई एक्स्ट्रा बेंड मॉडिफायर या इस तरह की कोई मॉडिफायर्स भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल मैनुअली ही काम कर रहा हूँ, लेट्स सी कि हम इससे क्या निकाल सकते हैं। तो ऐसा मैंने एक शेप बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पे, और अब मुझे इसकी कॉपीज़ लेनी पड़ेंगी। तो मैं शिफ्ट डी को प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लूँगा। ठीक है। फिर शिफ्ट डी को प्रेस करूँगा, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लूँगा। अच्छा, आप बीच में फासला भी छोड़ सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको हल्का सा ऐसे करूँ, और इसको ऐसे करूँ,
और इसको मैं ऐसे करूँ, ठीक है। और फिर शिफ्ट डी का बटन प्रेस करें, इसको रैंडमली बस आप रोटेट करते जाएं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे कर दिया, शिफ्ट डी को प्रेस करो, फिर शिफ्ट डी, और मैं शिफ्ट डी अगेन एंड अगेन प्रेस कर रहा हूँ। रिमेंबर कि ये अलग अलग कॉपीज़ बन रही है, तो आपने क्या करना है कि फिर हर एक, जब आप सारी कॉपीज़ ले लो तो आप कोशिश करो कि हर एक कॉपी में आओ और उसमें थोड़ी सी रैंडमनेस डाल दो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं सिर्फ इस वाले के 3 पॉइंट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ राइट क्लिक करके, और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए, यहाँ पर कुछ सेलेक्ट किए, ठीक है। और इनको मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, बीच में ये जो लाइन होती है इसको भी आप लाजमी चेंज किया करें। ये जो लाइन है हमारे पास, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर एज मोड में, इसको डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। और इसको हल्का सा मैं अंदर की तरफ ऐसे लेकर जाऊँगा। तो इस तरह करते करते आपने सारी चीज़ों को चेंज करना है, सारे पेटल्स आप समझ सकते हैं ये है। और एक एक पेटल को इस तरह मैनुअली थोड़ा सा आगे पीछे करके हल्की सी छोटी सी ग्रास की शेप देनी है। तो ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि तरीका मैंने सेम यही अपनाया हुआ है। ट्यूटोरियल का लेंथ काफ़ी ऑलरेडी बढ़ गया है, तो मैं मज़ीद इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो मैं इनको सेलेक्ट करके और इनको डिलीट कर दूंगा, और जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये वाला ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अगर आप देखें, ये देखें, ये मेरे पास इस तरह ये ग्रास आ गई है। तो ये मैंने इसी तरह ही किया है, एक एक पॉइंट को आगे पीछे करके, थोड़ा सा कुछ को बेंड करके, और अलग अलग मैंने कुछ इसके जो पत्ते हैं वो बनाए हैं। अब ये हमारे पास काफ़ी बड़ा है, तो हमने इसको छोटा करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर स्केल का बटन प्रेस करूँगा और मैं इसको ऐसे छोटा करूँगा, ठीक है। और मैं जाऊँगा इसके करीब मज़ीद, और इसका स्केल भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना रखना है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको मज़ीद हल्का सा छोटा कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना करके, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक पॉइंट सा जो ग्रास है वो बन गया है। अब हमने इस ग्रास को इस एरिया पर फैलाना है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर क्लिक करना है, और ये जो हमारे पास हमारा जो प्लेन बना हुआ है इस पे मैंने थोड़ा सा काम करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मुझे इसको स्कल्प्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टैब स्कल्प्टिंग, आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो टूल है, या तो आप इसको सेलेक्ट करो या इस वाले को सेलेक्ट करो। तो मैं जाता हूँ इस वाले को क्लिक करता हूँ, और मेरे पास इस तरह का एक गोल सर्कल सा आ जाएगा। याद रखें कि ये गोल सर्कल जो है ये बहुत बड़ा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपने शिफ्ट का बटन क्लिक करके और मिडल माउस का बटन क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है, तो फिर ये छोटा या बड़ा हो सकता है। तो मैं जाऊँगा और इसको इतना छोटा कर देता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है। और मेरे पास ऑलरेडी प्लेन सेलेक्ट है, तो अब मैं जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो ये देखें, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ, तो मैं जहाँ जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ वो वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, ठीक है। इसको हम स्कल्प्टिंग बोलते हैं। तो आप समझ लें कि मैं ग्राउंड प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है। या इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, टोटली आपकी मर्ज़ी है। तो मैं चाहता हूँ ये जो बैकग्राउंड है, चूँकि इसको इसकी एज मैंने नहीं शो करनी, तो बैकग्राउंड को मैंने पूरा थोड़ा सा ऊपर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर फ्रंट पे थोड़ा सा आप नीचे भी कर सकते हो, हल्का सा, ठीक है। तो इस तरह मैंने सिंपल सा एक प्लेन बना लिया। अब अगर आपको यहाँ पर एजेस वगैरह नज़र आ रहे, तो आप कीबोर्ड से 3 का बटन प्रेस करें तो ये कम्प्लीटली स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। 3 का बटन प्रेस करने से ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, वापस हमने ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में मैं आ गया। तो ये देखिए हमारे पास एक प्लेन सा बन गया है। तो अब हम जाते हैं, हम अपना ग्रास जो है वो ढूंढ लेते हैं। तो ये मेरे पास वो ग्रास था। अगर आप मैं F का बटन प्रेस करूं तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर छोटा सा ग्रास है। चूँकि हमने स्कल्प्टिंग कर ली तो ये ज़मीन के नीचे हो गया, तो इसको हम ऐसे ही ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ग्रास हो गया। अब हमने इस ग्रास को इस प्लेन के ऊपर फैलाना है। वैसे ग्रास बनाने के माया में बहुत सारे तरीके हैं। आप पेन टूल भी यूज़ कर सकते हो। आप एक्सजेन जो इनका नया प्लगइन है प्लांट्स के लिए, नया तो नहीं है, काफ़ी अर्सा हो गया इसको, लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इससे आप हेयर्स या ग्रास या इस तरह की चीज़ें बना सकते हो। आप
पेन टूल से भी बना सकते हो, लेकिन हमने बनाना है इसको मैश टूल से, ठीक है। ये हमारे पास एक टैब है मैश, जो कि मोशन ग्राफिक्स के लिए काफ़ी फेमस है। ये बिल्कुल सिनेमा 4D अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा तो सिनेमा 4D में मोग्राफ एक टूल है, तो उसमें भी सेम सेटिंग्स है, मैश में भी सेम ही है, ठीक है। तो मैश मोग्राफ के काफ़ी बाद आया है, बहुत सालों बाद, क्योंकि माया की यूज़र्स काफ़ी कम हो गए थे, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा मज़ीद डेवलप करने के लिए और थोड़ा सा मज़ीद मार्केट में इन करने के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए था, तो इन्होंने मोशन ग्राफिक्स की भी टूल्स इसमें डाल दिए। तो अब आप माया में बड़े अच्छी तरीके से मोशन ग्राफिक्स भी बना सकते हैं 3D के। तो चलिए अब क्या करते हैं कि हम मैश के थ्रू इस ग्रास को बनाते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, इस ग्रास पे, और मैं यहाँ पर आऊँगा। ये मैश का टूल है, नेटवर्क इससे क्रिएट होता है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो मेरे पास ये देखें, अगर मैं नज़दीक जाऊँ तो उस ग्रास के कॉपीज़ निकलना शुरू हो गई हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये इस तरह लीनियर कॉपीज़ निकलना शुरू हो गई है। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, मैं अब इसकी सेटिंग्स कहाँ पर देखूँगा, मैं मैश पे क्लिक करूँगा और मैं आऊँगा यहाँ पर एट्रीब्यूट एडिटर पे, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें मैश डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स हैं। आप यहाँ पर अपनी सेटिंग्स कर सकते हो। तो यहाँ पर अब पॉइंट्स कितने हैं, 10 हैं, और कौन से एक्सेस में ये कॉपी हो रहे हैं, एक्स एक्सेस में, मतलब यहाँ पर ये कॉपी हो रहे हैं। तो हमें इस तरह चाहिए नहीं, हमें इस प्लेन के ऊपर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और लीनियर की जगह हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मैश। तो जैसे ही आप मैश सेलेक्ट करते हो तो ये आपसे पूछ है कि ठीक है मैंने मैश पे कन्वर्ट तो किया, लेकिन कौन से मैश पे वो अप्लाई करने हैं। तो हमारे पास प्लेन है, तो हमने उस पर अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपसे इनपुट मैश मांग रहा है कि हमने कौन से चीज़ को मैश करना है, और ये जो ग्रास है हमने उस पर स्कैटर कर देना है। इसको स्कैटरिंग भी बोलते हैं। तो हमारे पास ये प्लेन है जो कि ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे, और ये मिडल माउस बटन से होगा और किसी बटन से नहीं होगा। ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर अपना माउस जो है वो रिलीज़ कर देंगे। तो जैसे आप माउस को रिलीज़ कर देंगे तो ये देखें उसके सरफेस के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। ये ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होगा। जहाँ पर सरफेस ऊपर होगी ये ग्रास भी ऊपर होगा, जहाँ पर सरफेस नीचे होगी ग्रास भी हमारे पास नीचे आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने मैश तो बना लिया, लेकिन हमारे पास जो ग्रास की तादाद है वो काफ़ी कम है, तो हमने इसको बढ़ाना है। तो ये वाला फ़ैसला अब आपने थोड़ा सा सोच समझ के लेना है। आपने देखना है कि आपके कंप्यूटर की वर्थ इतनी है कि नहीं है, उसमें इतनी पावर है कि नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं पहले तो 100 कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ग्रास थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। 100 पे हमारा काम तो नहीं हो रहा, ये तो बहुत कम है, लेकिन आप 100 से शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं 100 की जगह मैं 1000 कर देता हूँ। तो ये देखिए काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन याद रखिए जितना ये नंबर बढ़ेगा उतना ये हैवी होता जाएगा। तो उसका भी एक सलूशन है, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा सा आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो 1000 के बाद हमारे पास ये वाला आ रहा है, और मेरे पास ये असल में मैंने बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू दी थी, तो एक मरतबा थोड़ा सा रिस्टार्ट भी हो गया, तो मैंने दोबारा भी ये कर दिया। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ाऊँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 की जगह अगर हम 10,000 कर लें, तो ये मैंने 10,000 का वैल्यू दिया, और ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रास है वो काफ़ी डेंस हो गया है, ठीक है। आप ये नंबर जितना बढ़ाएंगे इस हालत में ये मज़ीद हैवी होता जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री नेविगेशन चाहिए और आपको ये हैवी भी चाहिए, मतलब ये ग्रास डेंस भी चाहिए और आपका प्रोजेक्ट भी हैवी ना हो, तो फिर आपने क्या करना है कि इस मैश को कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये मेन्यू है मैश एडिटर, आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आओ, और ये जो छोटा सा बटन बना हुआ है नोटपैड जैसा, आप इस पर क्लिक करो, और यहाँ पर है स्विच मैश ज्योमेट्री टाइप। तो जब आप इसका टाइप चेंज करोगे ना, तो फिर आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे, लेकिन ये हैवी नहीं होगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करूँगा, और ये हमारे लिए इंस्टेंसर जनरेट कर देगा, और यहाँ पर ये देखिए हमारे पास सेम वही ग्रास है। अब अगर आप यहाँ पर आए और इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएँ, तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप रियल टाइम में इसकी वैल्यूज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 20,000 पे आ गया हूँ, ठीक है। और अभी तक मेरे पास कोई इशू या कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आ रही है। तो 20,000 मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मुझे थोड़ा सा हल्का सा गैप भी देना है इसमें। तो मैं ऑलमोस्ट 16 या 15,000 पे आ जाता हूँ। तो हमारे पास सारा ग्रास बन गया है, और अब हमने क्या करना है कि अब हमने मज़ीद इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है।
ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें ना, जहाँ जहाँ पर हमारा सरफेस ऊपर नीचे है वहाँ वहाँ पर ग्रास भी ऊपर है, ठीक है। अगर हम कैमरा के थ्रू देखें तो ये देखें हमारे पास ये इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, तो हम वापस पर्सपेक्टिव व्यू में आते हैं और हम क्या करते हैं कि अब इसको मज़ीद ठीक कर लेते हैं। तो जो हमारा ग्रास बना हुआ है ये बिल्कुल लाइन अप बना हुआ है, मतलब ये देखिए यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है, बस एक जैसा ही बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, मैश पे क्लिक करना है, मैश में आना है और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है रैंडम, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कहेगा कि ऐड रैंडम नोड, तो यस हमने ये नोड ऐड करना है। तो जैसे ही आप नोड ऐड करोगे तो ये देखिए कुछ ग्रास नीचे चला गया, कुछ ग्रास जो है वो ऊपर चला गया है। तो ये हमारे लिए रैंडम बना लेता है, इसमें वेरिएशन डाल लेते हैं, सारा ग्रास बिल्कुल एक जैसे नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इसकी पोजीशन, तो हमें एक्स एक्सेस नहीं एक्सेस करना, हमें वाई नहीं एक्सेस करना, बल्कि एक्स एक्सेस में भी हम 1 छोड़ देते हैं और जी एक्सेस में भी हम छोड़ देते हैं 1 वैल्यू, और वाई मतलब ऊपर नीचे जो ग्रास होगा वो हमने ख़त्म कर दी, वो हमने ज़ीरो कर दिया। अच्छा, अब इसमें रोटेशन भी है, तो फॉर एग्जांपल आपने रोटेशन को भी रैंडम बनाना हो तो आप ये रोटेशन हल्का सा रैंडम बना सकते हो, ठीक है। इस तरह स्केल कुछ जगहों पर ये बड़ा होगा, कुछ जगहों पर ये छोटा होगा। तो ये अलग अलग स्केल ट्राई करने के बजाय आप यहाँ पर क्लिक करो यूनिफॉर्म स्केल और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल इसका सीड भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन डाल देता है। हम अगर कैमरा व्यू में आते हैं तो ये हमारे पास कैमरा व्यू है, तो हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से अब कोई भी वैल्यू बढ़ाओगे या कम करोगे तो ये देखें यहाँ से आप देख सकते हो कि उसकी स्केल जो है वो आप किस तरह चेंज कर सकते हो। तो अब देखें हमारे पास ये जो दूसरे स्केल्स है ये काम नहीं कर रहे, इसी बटन से ये सारे स्केल्स हमारे कंट्रोल हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ऑन किया हुआ है। तो इसको मैं हल्का सा ऐसे कर देता हूँ ताकि ये जो एग्स हमने बनाए हुए हैं ये जहाँ जहाँ पर टच हुए हैं ग्राउंड से, बस वो वाला एरिया थोड़ा सा इससे कवर हो जाए। तो ऑलमोस्ट इतना हमारे पास काफ़ी है, हमारे पास ग्रास बिल्कुल ओके आ रही है, सब कुछ ठीक है। अब हम जाते हैं और चीज़ें चेंज कर लेते हैं। एक तो पहले हम इसको कलर दे देते, तो मैं जाऊँगा इस प्लेन को वापस रीनेम कर देता हूँ, तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको नाम मैं दे देता हूँ ग्रास, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रास सेट या ग्राउंड, ठीक है। ये हमारे पास ग्रास का ग्राउंड हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक न्यू मटेरियल असाइन करेंगे। तो हम जाएंगे राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल और नल, और यहाँ पर हम जाएंगे स्टैंडर्ड सरफेस, मतलब हम इस मेन्यू की बजाय हम यहाँ से डायरेक्टली कर रहे हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और फिलहाल कोई सा भी ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीन कलर लिया और ये उसके ऊपर अप्लाई हो गया है। और अब हमने इस ग्रास को भी कलर करना है, तो उसके लिए हम उसका जो मास्टर कॉपी है हम उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो हमारे पास मास्टर कॉपी थी जो एक ही थी, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और असाइन न्यू मटेरियल और नल्ड, और यहाँ पर मैं जाऊँगा स्टैंडर्ड सरफेस, और यहाँ पर मैं जाऊँगा और ये वाला ग्रीन कलर मैं ले लेता हूँ। तो अब अगर हम एक रेंडर करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रास जो है वो प्रॉपरली रेंडर हो गया है, ठीक है। हमें ये वाली ग्रास की कलर नहीं चाहिए, हमें जो HDRI लगानी है हमने उसके साथ भी थोड़ा सा मैच करना है। तो हम चलिए वो देख लेते हैं। तो मैं जाऊँगा इसको बंद कर देता हूँ और जो हमारे पास HDRI है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं और मैंने इसके लिए एक दूसरी HDRI ढूंढी है, तो मैं वो वाला यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये एक HDRI है, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये देखिए हमारे पास इस तरह आ गया है। अब अगर मैं रेंडर करूँ तो अब हमारे पास ये देखिए इसकी कलरिंग भी चेंज हो गई क्योंकि हमने HDRI ही चेंज कर दी और ये ग्रास का कलर भी डिफरेंट हो गया है। तो हम चाहते हैं ना कि ग्रास का जो कलर है वो सेम इन दरख्तों की तरह हो, क्योंकि एक ही जंगल है, एक टाइप का ही ग्रास है।
तो हम वो कैसे करेंगे? तो मैं जाऊँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस विंडो को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और जो हमारे पास ग्रास है हम उसको क्लिक कर लेते हैं और उसके स्टैंडर्ड सरफेस में चले जाते हैं। तो ये वाला कलर हमने लिया था, इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये आई ड्रॉपर टूल है तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से आप कोई भी एक कलर जो है वो ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और अब आप देखें कि आपके पास ग्रास का कलर चेंज हो गया। अब अगर ये भी नहीं पसंद तो आप इस पे क्लिक करो अगेन और यहाँ से कोई और कलर ले लो। तो देखें ये थोड़ा-सा इस तरह हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई एक कलर ले लूँ, तो अब हमारे पास ये बिल्कुल इस तरह हो गया है, ठीक है? तो ये हमारे पास हमारा ग्रास का कलर हो गया है और नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने ये वाले जो एग्स हैं, इसके लिए भी मैंने अलग से एक टेक्सचर बनाया हुआ है, लेकिन इसमें जो हमने ये रफनेस वगैरह डाली है, हमने इसको डैमेज नहीं करना या जो बम्प मैप डाला है, हमने जस्ट इसका कलर चेंज करना है, ठीक है? तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं जाऊँगा यहाँ पर एग पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर आऊँगा, इस कलर की जगह मैं जाता हूँ यहाँ पर क्लिक करूँगा, फाइल और फिर क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पर डेस्कटॉप पे और यहाँ पर है मेरे पास ये एक मैंने पैटर्न बनाया हुआ है फ़ोटोशॉप में, तो आप बड़े आराम से बना सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर आप फ़ोटोशॉप नहीं यूज़ करते तो कैनवा में भी ये आपको मिल जाएगा, बना बनाया ही बल्कि आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वाली शेप आपको मिल जाएगी लेकिन डिफरेंट कलर्स फिर आपको खुद बनाने पड़ेंगे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये देखें हमारा जो कलर है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। लेकिन अगर आप गौर करें हमारे पास जो उसकी बम्प मैप थी, जो टेक्सचरिंग वगैरह जो एम्बॉस था, एम्बॉस जो चीज़ें थी वो हमारे पास अभी भी है, हमने जस्ट उसके ऊपर जो है कलर चेंज कर दिया है। तो ये तो हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम इस HDRI पे जाते हैं और अगर इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ानी हो तो मैं उस HDRI पे क्लिक करूँगा, एट्रीब्यूट एडिटर में आऊँगा और यहाँ पर एक्सपोजर हमारे पास लिखा हुआ है, तो आप इसकी एक्सपोजर को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो अब आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हल्का-सा इतना कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास हमारा ग्राउंड भी हो गया, हमारा ग्रास भी हो गया। अब ये सीन हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब आप इसको बड़े आराम से रेंडर कर सकते हो और रेंडर करने के बाद आप इसके साथ और क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले तो मैं इसको रेंडर कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मज़ीद और भी पॉलिश हो। तो इसको रेंडर करते हैं हम सबसे पहले और उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो सेटिंग्स में आप देख लें कि ऑलरेडी मैंने ऑनर रेंडर ही रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, इनको फ़िलहाल ना ही छेड़ें तो बेहतर है, क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं, इनको आप बढ़ाएँगे, कम करेंगे तो ये आपकी ओवरऑल क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो हम सीधा नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको एज़ अ जेपिग इमेज या PNG आपकी मर्ज़ी है, आप वो दे सकते हो। तो मैंने एज़ अ जेपिग इमेज किया, क्वालिटी उसकी 100% कर दी, ठीक है? और मुझे कैमरा लुक ही चाहिए तो मैं कैमरा ही रेंडर करना चाहूँगा और हमारे पास जो प्रीसेट्स है वो ऑलरेडी 1080p है, तो 1920x1080 है, ठीक है? तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं जाऊँगा यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करूँगा और ये हमारे पास फाइनल रेंडरिंग जो है इसकी स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारे पास रेंडर हो गया है और अब हम जाएंगे यहाँ पर फाइल सेव इमेज एज, ठीक है? और मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको सेव करूँगा। तो ये देखिए ये वाला सीन जो है ये हमारे पास रेंडर हो गया है, ठीक है? और अब अगर आपने मज़ीद इसमें काम करना हो, चूँकि मैं मज़ीद काम नहीं कर रहा इसमें क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन इट डिपेंड्स, अगर आपने और इसको क्रिएटिव बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इसके पीछे 2-3 दरख्त जो यहाँ पर दूर आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप कोई भी प्लांट मॉडल ले सकते हैं। स्केचफैब एक वेबसाइट है जहाँ से आपको फ्री में बड़े अच्छी क्वालिटी के मॉडल्स मिल जाते हैं और हल्के भी काफ़ी होते हैं। तो आप वहाँ से यहाँ पर ला सकते हैं कुछ प्लांट्स को, छोटे-मोटे प्लांट्स को, यहाँ पर कुछ फ्लावर्स वगैरह अगर आप ऐड कर दें, ठीक है? बैकग्राउंड में कुछ दरख्त वगैरह ऐड कर दें, यहाँ पर एक प्लांट 2 ऐड कर दें जिसके सिर्फ पत्ते नज़र आ रहे हो, तो ये और भी मज़ीद डेंस सीन हो जाएगा और ये और मज़ीद प्यारा हो जाएगा।
अब अगर इसको मज़ीद इम्प्रूव करना हो तो आपके पास एआई की टूल्स भी मौजूद है। आप ही सेम यही इमेज एआई को दे सकते हैं और वो इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकता है। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है लिनार्डो एआई। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो लिनार्डो एआई का वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। आप अपना इमेजेस को देखकर मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर इस पे क्लिक करूँगा। तो ये कह रहा है कि इमेज रेफरेंस, तो यस हम इसको क्लिक करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पे और ये हमारे पास वो सीन है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद हम इसको बोलते हैं कि जी हमने इसको इम्प्रूव करना है। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि जनरेट। तो मैं इसको भी यहाँ पर ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। तो एक तो मुझे ये 1:1 रेशो में नहीं चाहिए, मुझे 16:9 में चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं जाऊँगा जनरेट एंड इम्प्रूव वर्जन ऑफ दिस गिवन इमेज। तो ये मैंने एक थोड़ा-सा इसको मज़ीद अपडेट करके मैंने अपना वो कर दिया, क्योंकि इस वाले में इसने ज़्यादा कोई चेंजेस ख़ास नहीं की। यहाँ पर ये टोन थोड़ा-सा येलोइश सा था, इसने थोड़ा-सा ओके कर दिया, मतलब थोड़ा-सा ब्राइटनेस बढ़ा दी, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। तो अब मैं जनरेट पे दोबारा क्लिक करूँगा और ये आप देख सकते हैं कि हमारा ही इमेज उसने क्या किया कि हमारी ही ग्रास को यूज़ किया, उसमें कुछ प्लांट्स वगैरह ऐड कर लिए, ठीक है। और हमारा सेम ऑलमोस्ट सेम ही इमेज है, सिर्फ ग्रास को उसने थोड़ा-सा मज़ीद प्यारा कर दिया और थोड़ा-सा लाइटिंग को उसने थोड़ा-सा सेट करके हमें ये इमेज दे दिया, ठीक है। अब इसी प्रॉम्प्ट को आप मज़ीद भी इम्प्रूव कर सकते हो। इम्प्रूव करने का मकसद ये है कि अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ कि बैकग्राउंड में कुछ बड़े-बड़े दरख्त भी लगाओ, यहाँ पर कुछ फ्रंट में थोड़े से प्लांट के पत्ते वगैरह हमें नज़र आने चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आप इसको कितना भी और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये वाली क्वालिटी ऑलमोस्ट हमारे पास अब बहुत अच्छी बन गई है। तो इस तरह आपके पास अगर कंप्यूटर बहुत हैवी नहीं है तो आप कम से कम ये कर सकते हैं कि आप अपना जो बेस मॉडल है, जो प्राइमरी जो चीज़ें हैं वो आप बना लो और फिर ये छोटी-मोटी चीज़ों के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए आप एआई यूज़ कर सकते हो। इसमें ये है कि कम से कम अगर आपको आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे एक्स की जगह कुछ और चाहिए या मुझे ये एचडीआरआई चेंज करनी है या मुझे ग्रास का कलर चेंज करना है, तो आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है क्योंकि आपने खुद बनाया है। आपने जस्ट उसको टोन करने के लिए, कलर ग्रेड करने के लिए या थोड़ी बहुत जो छोटे-छोटे प्लांट्स हैं, क्योंकि ये खुद बनाना और फिर उनको इस तरह स्कैटर करना काफ़ी, एक तो टाइम टेकन है, दूसरा कंप्यूटर पे काफ़ी लोड डालता है और वो फ़िज़ूल की मेहनत है। अगर आप इस तरह करते हो तो उससे बेहतर यही है कि आप लेनार्डो जैसे या कोई भी और टूल आपको अगर मालूम हो इमेज जनरेशन का जो अच्छा टूल हो, तो आप उसको अपना इमेज देके और उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।